गांव में अर्जुन नाम का बहुत गरीब व्यक्ति रहा करता था। अर्जुन की पत्नी रुक्मणी गांव के दूसरे घरों में बर्तन साफ करती थी और अर्जुन गांव के मुखिया के घर पर उसकी भैंसों की देखभाली का काम किया करता था। एक दिन अर्जुन मुखिया की भैंस को नहला रहा था कि तभी मुखिया उसके पास आकर बोला, ठीक से नहलाओ अर्जुन। वैसे भी मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम काम बड़े ही बेमन से किया करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? मैंने कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया। हाँ, पता है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि सारा दिन खेतों में बैल की तरह काम करते हो। अरे तुमसे तो ठीक से तबेला भी नहीं संभलता और बात करते हो मेहनत की। इतना बोलकर मुखिया अपने पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। शाम को अर्जुन घर पर आ गया। रुक्मणी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से भोजन लगा दो। अर्जुन की बात सुनकर रुक्मणी आंखों में आंसू लिए हुए अर्जुन से बोली, घर का राशन खत्म हो गया है जी, मैं भोजन कहाँ से लाऊं? दोपहर से मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सुबह जब आप काम पर गए थे तब मैंने इशारों में आपसे कहा था कि राशन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। इसका मतलब हमारा मुन्ना सुबह से भूखा है। 3 घंटे से उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर सुलाया है। बेचारा बच्चा, क्या जाने परिवार की आर्थिक स्थिति। तुम इतनी मेहनत से दूसरों के घर पर बर्तन मांजती हो, कुछ भोजन वहीं से मांग लेती। पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार चल रही हूँ, इसी वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रही। जिन घरों में मैं बर्तन मांजती हूँ, मैंने उस हर घर का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया और ना ही एक रोटी का टुकड़ा दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन अर्जुन मुखिया के घर पर जाकर मुखिया से बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है मुखिया जी। बोलो, जरूर तुम पैसों की बात करोगे। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है मुखिया जी। मेरे घर पर राशन पानी सब खत्म हो गया है। कल रात मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखे ही सोए। आप तो जानते हैं मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, लेकिन अपने परिवार को मैं किसी भी कीमत पर भूखा नहीं देख सकता। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हारा परिवार भूखा मर रहा है तो फिर तुम कोई दूसरा काम कर लो। मैंने तुम्हारे हाथ थोड़ी ना रोके हैं। मुखिया जी, आप तो इस गांव के मुखिया हैं। अगर मैं मदद के लिए आपके पास नहीं आऊंगा तो फिर किसके पास जाऊंगा? मुखिया अर्जुन से कुछ बोलता कि तभी मुखिया का दोस्त प्रेमपाल वहां पर आ गया। प्रेमपाल अर्जुन की ओर देखकर बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अर्जुन। तुम्हें मदद के लिए मुखिया जी के पास ही आना चाहिए। कहो, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? प्रेमपाल की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर खुशी के भाव झलकने लगे। मुझे बस उतने ही पैसे चाहिए प्रेमलाल जी, जितने में मैं अपने घर के लिए 1 महीने का राशन खरीद सकूं। उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं। प्रेमपाल मुखिया की ओर देखकर बोला, मुखिया जी, अर्जुन को कुछ पैसे दे दो। मुखिया ने न चाहते हुए भी अर्जुन को कुछ पैसे पकड़ा दिए। अर्जुन खुशी खुशी वहां से चला गया। मुखिया क्रोधित होता हुआ अपने दोस्त की ओर देखकर बोला, ये क्या हरकत है प्रेमलाल? सिर्फ दोस्ती की वजह से मैं चुपचाप रह गया। तुम गांव के मुखिया जरूर बन गए हो, लेकिन तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। प्रेमपाल मुखिया के कान में कुछ कहने लगा। प्रेमपाल की बात सुनकर मुखिया के होठों पर रहस्यमयी मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। इधर अर्जुन खुश होता हुआ अपने घर पर चला गया और खुश होते हुए वो पैसे उसने अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए। मुखिया जी दिल के बहुत अच्छे हैं रुक्मणी। आपने बिल्कुल सही कहा जी। मैं बता नहीं सकती इन पैसों को देखकर मैं कितनी खुश हूँ। सबसे पहले मैं बाजार जाकर कुछ राशन खरीद कर ले आती हूँ। मुन्ना कल से भूखा है। कुछ देर बाद रुक्मणी बाजार से राशन खरीद कर ले आई। शाम को मुन्ना अर्जुन की ओर देखकर बोला, पापा, आपने मुझसे वादा किया था
कि आप मेरे लिए कागज की ट्रेन बनाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तुम्हें पता है, कागज की ट्रेन बनाने के लिए बहुत सारे कागज की आवश्यकता होती है। अर्जुन की बात सुनकर मुन्ना ने कुछ न्यूज़पेपर्स अर्जुन के सामने रख दिए। अरे वाह मेरा मुन्ना, कागज अपने साथ लेकर आया है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कागज की ट्रेन बनाऊंगा। तुम्हें पता है, कागज की ट्रेन बनाना मुझे किसने सिखाया था? किसने पापा? मेरे दादाजी ने। वो कागज की इतनी सुंदर ट्रेन बनाया करते थे कि अंग्रेज भी देखकर धोखा खा जाते थे। कहते थे कि तुम्हारी कागज की बनाई हुई ट्रेन तो असली ट्रेन से भी ज्यादा सुंदर दिखती है। कुछ ही देर में अर्जुन ने बहुत ही सुंदर कागज की ट्रेन बनाकर तैयार कर दी। मुन्ना उस कागज की ट्रेन को देखकर बहुत खुश हो गया। पापा, आपकी ट्रेन तो बिल्कुल असली मालूम पड़ती है। मुन्ना, क्या तुमने असली ट्रेन कभी देखी है? हमारे गांव में तो ट्रेन है ही नहीं। हाँ, देखी है पापा। काका के घर पर एक बड़ा सा टीवी लगा है ना, मैंने टीवी के अंदर ही ट्रेन देखी है। इतना कहकर मुन्ना वो कागज की ट्रेन लेकर खेलने चला गया। तभी वहाँ पर अर्जुन की पत्नी आ गई। आपको तो पता है ना, हमारे गांव में सरकार की तरफ से कुछ रेलवे विभाग के कुछ कर्मचारी आए हुए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव में रेल की सेवा है ही नहीं। अगर गांव में रेल की पटरियां बिछ जाएंगी तो गांव के रोजगार के साधन खुल जाएंगे। मैंने सुना है कि मुखिया जी ने उन सरकारी कर्मचारियों को डरा धमका कर भगा दिया। मुखिया जी तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मुखिया अचानक अपने दोस्त प्रेमपाल के साथ तबेले में आ पहुंचा। मुखिया जी, मेरी पत्नी बता रही थी कि कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से कुछ रेलवे कर्मचारी आए थे। मैंने सुना है कि वो यहाँ पर रेल यातायात की सेवा शुरू करने की सोच रहे हैं। हाँ, तुमने सही सुना है अर्जुन, और मैंने उन सबको भगा दिया। पर आपने ऐसा क्यों किया मुखिया जी? अगर यहाँ पर रेल यातायात शुरू हो जाएगा तो हमारे गांव के रोजगार के साधन खुल जाएंगे। उससे सरकार का फायदा होगा, मेरा नहीं। इतना कहकर मुखिया प्रेमपाल के साथ वहाँ से चला गया। शाम को मुखिया अपने दोस्त प्रेमपाल को लेकर अर्जुन के घर पर आ धमका। मुखिया जी, आप? मुखिया के बोलने से पहले ही उसका दोस्त प्रेमपाल हंसता हुआ अर्जुन की ओर देखकर बोला। तुम्हें याद है अर्जुन, कुछ दिनों पहले तुमने मुखिया जी से भारी ब्याज पर कर्ज लिया था, तो तुम समय पर नहीं चुका पाए। इसीलिए वादे के मुताबिक तुम्हें इस घर को अभी और इसी वक्त खाली करना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो मुखिया जी से मदद मांगी थी। मैंने किसी की मदद करने का ठेका नहीं ले रखा। तुम्हारे ऊपर ब्याज लगाकर इतने पैसे बन गए हैं कि तुम 7 जन्मों तक उन्हें नहीं चुका सकते। इसीलिए तुम अपने परिवार के साथ सीधे तरीके से इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुखिया ने अर्जुन को घर का कोई भी सामान तक नहीं लेने दिया, मगर अर्जुन का बेटा मुन्ना अपने कागज की ट्रेन लेने के लिए बुरी तरह से रोने लगा। इस कागज की ट्रेन से भला क्या होगा मेरा? ये तो बाजार में कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकेगी। जाओ, अपने इस कागज की ट्रेन से जंगल में खेलते रहना। अर्जुन मुन्ना को लेकर अपनी पत्नी के साथ रोता हुआ अपने घर से निकल गया और एक पेड़ के नीचे रोने लगा। अर्जुन और रुक्मणी रोते रोते पेड़ के नीचे ही सो गए, मगर 7 साल का मुन्ना कुछ देर बाद सब कुछ भूलकर उस कागज की ट्रेन से खेलने लगा। तभी उस पेड़ के नीचे से उसे उसकी ही उम्र की छोटी सी लड़की दिखाई दी। कौन हो तुम? मैं इसी पेड़ के ऊपर रहती हूँ। क्या भला कोई पेड़ के ऊपर भी रह सकता है क्या? वो सब छोड़ो, क्या तुम मुझे अपनी कागज की ट्रेन दिखा सकते हो? क्यों नहीं, हम दोनों साथ मिलकर इस कागज की ट्रेन के साथ खेलते हैं। मुन्ना और वो छोटी सुंदर लड़की खेलने लगे। तभी रुक्मणी और अर्जुन की आंख खुल गई। मुन्ना, तुम किसके साथ खेल रहे हो?
अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज धमाके के साथ एक सुंदर युवती उस सुंदर छोटी सी लड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ये मेरी पुत्री है। हमारा परिवार इसी पेड़ के ऊपर रहता है। मैं पेड़ों की जादुई महारानी पेड़ानी हूँ। अर्जुन और रुक्मणी बुरी तरह से घबरा गए। घबराओ मत अर्जुन। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम जानते हो तुम्हारे दादाजी को कागज की ट्रेन किसने बनाना सिखाया था? मेरे पिताजी ने। तुम्हारे दादाजी अक्सर इसी पेड़ के नीचे बैठकर कागज के खिलौने बनाया करते थे। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ अर्जुन। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मेरे साथ धोखा हुआ है। चिंता मत करो, उन्हें उनके किए की सजा मिल जाएगी। उन्होंने तुमसे तुम्हारा घर छीना है ना? मैं तुम्हें तुम्हारे ही हाथ का बनाया हुआ घर दूंगी, जिसमें तुम रह भी सकोगे और इतना धन कमा लोगे कि उतना तो मुखिया की 7 पुश्तें भी नहीं कमा सकती। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री कागज की ट्रेन को बड़े ही गौर से देखने लगी। अचानक एक तेज धमाके और नीले धुएं के साथ वो कागज की ट्रेन एक बहुत ही बड़ी और सुंदर ट्रेन में परिवर्तित हो गई। वो सुंदर युवती उस छोटी बच्ची के साथ वहाँ से गायब हो गई। अर्जुन अपने परिवार के साथ उस ट्रेन में जैसे ही चढ़ा तो ट्रेन के अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रेन के अंदर बहुत बड़ा घर बना हुआ था और उस घर में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी। ट्रेन में यात्रियों के बैठने की भी सुविधा थी। ट्रेन के अंदर से एक आवाज आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ जाना है आपको? अजी, ईश्वर को हमारे आंसुओं पर तरस आ गया लगता है। सही कहा तुमने रुक्मणी। हम ईश्वर के दिए हुए फल से लोगों की मदद करेंगे। अर्जुन ने उस ट्रेन को गांव की ओर चलने का इशारा किया। कुछ ही देर में ट्रेन गांव की ओर चली गई। अर्जुन ट्रेन से बाहर निकलकर आवाजें लगाने लगा। कोई है जो शहर तक चलेगा? अब आपको बैलगाड़ियों से जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जहाँ कहेंगे मेरी ट्रेन आपको आपके बताए हुए ठिकाने पर उतार देगी। कुछ ही देर में गांव में यात्रियों की भीड़ लग गई। अर्जुन ने हर यात्री से बहुत कम पैसे लिए। ट्रेन यात्री के बताए हुए ठिकाने पर ऑटोमेटिक तरह से रुक जाया करती थी। कुछ ही महीनों में गांव का नक्शा ही बदल गया। अर्जुन की तरक्की देखकर मुखिया और प्रेमपाल बुरी तरह से जल गए। मेरी समझ में नहीं आता कि ये चमत्कार हुआ कैसे। वो सब छोड़िए मुखिया जी, हम बर्बादी के कगार पर हैं। हमारी बैलगाड़ी में अब कोई कुत्ता भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से गायों को चारा खिलाना पड़ता है, सो अलग। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा किसी भी हाल में मुमकिन नहीं होगा। तो क्या कर लेंगे आप? आपको पता है, मैंने सुना है कि अर्जुन की ट्रेन में हवेली जितना सुंदर घर भी मौजूद है। वो अपने ट्रेन में मौजूद उस सुंदर घर में राजा की तरह रहता है। और उसका बेटा मुन्ना, क्या नहीं है आज उसके पास? वो गांव के बच्चों को मुफ्त में खिलौने बांटता फिरता है। चिंता मत करो, आज हम दोनों उसकी ट्रेन में भेस बदलकर यात्री बनकर जाएंगे और चलती ट्रेन से अर्जुन को धक्का दे देंगे। मुखिया और प्रेमपाल वेश बदलकर अर्जुन की ट्रेन के अंदर घुस गए। ट्रेन सारे यात्रियों को उतारने के बाद मुखिया और प्रेमपाल को एक रेगिस्तान में ले आई। मुखिया अर्जुन की ओर देखकर बोला, हमने यहाँ आने के लिए नहीं कहा था। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर किस नियत से आए थे मुखिया जी। मेरा घर बेईमानी से हड़पने के बाद भी तुम्हारी नियत नहीं भरी। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम भेस बदलकर मेरी ट्रेन में घुसोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी ट्रेन में ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब भी कोई व्यक्ति बुरे इरादे से ट्रेन में घुसता है तो वो उसके मन की बातें मुझे बता देती है। तुम मुझे धक्का देने के लिए इस ट्रेन में घुसे थे ना? हमें माफ कर दो अर्जुन, मुझे भी माफ कर दो।
मैं तुम्हारा घर लौटाने के लिए तैयार हूँ। वो तो मैं ले ही लूंगा, लेकिन तुम दोनों को सजा देने के बाद अब तुम सारी जिंदगी इस रेगिस्तान में फंसे रहना और बाहर निकलने के सपने देखते रहना। कुछ ही देर में ट्रेन गांव पहुंच गई। अर्जुन आज भी अपनी जादुई कागज की ट्रेन से लोगों की मदद किया करता है।